और इनडायरेक्ट, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपका इन्वर्टेड कॉमा है तो वो डायरेक्ट है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं है तो वो इनडायरेक्ट है। और उसके अलावा आप ये भी ध्यान रखो, आपका जो इन्वर्टेड कॉमा है वो आप ऐसा यानी डबल भी बना सकते हो और ऐसा सिंगल भी बना सकते हो, दोनों एकदम करेक्ट है। चलिए भाई, तो ये तो चलो एक चीज़ हो गई, है ना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको इसका मैं बेसिक आपको समझा देता हूँ 10 से 12 मिनट, फिर अपन सवाल करेंगे, एक एक कंसेप्ट पे काम करेंगे। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा है सी और यहाँ लिखा सैड और मैंने लिखा सी सेड टू मी, ठीक है। और यहाँ मैंने लिख दिया है मान लो आई और हैव, आई हैव कम हियर, आई हैव कम हियर। और यहाँ मान लो कोई भी एक सेंटेंस इतना सा लिख दिया है आपको। अब देखो ध्यान देना सभी दोस्त, अच्छे से बेसिक से शुरू करें, कंप्लीट अपन इस पे आज से जो है काम करेंगे। क्या करें, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है मतलब ये क्या मामला है, डायरेक्ट का, और बनवा हमसे क्या रहा है, इनडायरेक्ट बनवा रहा है। तो हमें क्या करना होता है, एक बाहर का भाग होता है और एक अंदर का भाग होता है। एग्जाम में जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का क्वेश्चन कोटा में कहाँ पढ़ाते हो सर, सृजन में देखो क्या बात करेंगे अपन आगे। तो अंदर वाले भाग को हमेशा पहले देखना होता है। जब भी आपके 4 ऑप्शन आते हैं तो आपको सबसे पहले अंदर वाला जो है भाग ये देखना होता है चारों ऑप्शन में, बाद में बाहर वाला ये, ठीक है। तो देखो बाहर वाले भाग में एक ही चेंज होता है, वो है सैड का, ठीक है ना। अगर सैड के साथ टू है और अंदर साधारण वाक्य है तो आप टोल्ड कर देते हैं। दूसरी बात, अगर सैड के साथ टू नहीं है, सैड का सैड ही है और अंदर साधारण वाक्य है तो सैड का सैड ही अपन रख देते हैं। फिर एक जो इसमें ये कहा, अगर अंदर प्रश्नवाचक है तो सैड का अपने को पक्का पक्का क्या बनाना होता है, आस्क्ड बनाना होता है। और अंदर जैसे जैसे वाक्य हैं, अगर आप अंदर जिस तरह के वाक्य होंगे वो अपन कर लेते हैं। एक तो ये चीज अपने लिए जरूरी होती है। दूसरा, आप इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन लाते हो, जैसे ज्यादातर अपन क्या लगा देते हैं, दैट वगैरह लगा देते हैं। उसके बाद अंदर के प्रोनाउन, ये पर्सन चेंज होते हैं, ठीक है ना। अब एक एक करके 10-15 मिनट में कंप्लीट बताकर फिर सवालों पर चलेंगे, इसलिए आप चिंता नहीं करें, ठीक है। और सबसे मेन चीज आपकी जो है वो है टेंस का चेंज। आपको जब भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन दे, टेंस वाला चेंज सबसे पहले देखना होता है। और एक आपका है एडवर्ब का चेंज। आप अगर एडवर्ब नहीं समझते हो तो ऐसे शब्द जो आपको क्या बताते हैं, समय बताते हैं या फिर स्थान बताते हैं, वो चेंज होते हैं। तो एक बार छोटा सा शॉर्ट और क्विक रिवीजन सुन लें, फिर सीधा सवालों पर आएंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, अब एक एक को आपको छोटी छोटी 4-5 बातें याद रखनी है। जस्ट मैं जल्दी से बता दूं, देखो अगर सैड लिखा है और अंदर साधारण वाक्य है, सुन लो फटाफट जल्दी से सुन लो, अंदर साधारण वाक्य है तो सैड का अपन सैड ही रखते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अगर बाहर लिखा है सैड टू और अंदर साधारण वाक्य है तो अपन क्या करते हैं, टोल्ड। ये तो चीज होगी हमारी पहली। और अगर अंदर कैसा वाक्य है, प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक है तो चाहे सैड हो या सैड टू करेंगे मेरे भाई आस्क्ड ही। इसमें आपको ध्यान रखना है कि करेंगे आस्क्ड ही। प्रश्नवाचक में इस टू का कोई रोल नहीं है। साधारण में है तो मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा अगर आपका वर्ब से शुरू है, वर्ब से शुरू है, इंपेरेटिव वाक्य है और बाहर सैड है, तो आप फिर अलग अलग स्थितियों में जैसे ऑर्डर्ड कर सकते हो, कमांडेड कर सकते हो, ठीक है ना, रिक्वेस्टेड कर सकते हो, ये सारी अपन करते हैं। कोई इसमें बहुत ज्यादा रुचि लेने की जरूरत नहीं है, ये एक सामान्य सी चीज है। चलिए अब देखो, आपको साधारण वाक्य में जरूर ये देखना है सैड अकेला है, आगे कोई नहीं तो सैड को सैड कर लेते हैं, सैड टू है तो टोल्ड कर देते हैं। अंदर प्रश्नवाचक हुआ तो आस्क्ड ही रखते हैं। और अगर वर्ब से शुरू है सामान्य वाक्य, इंपेरेटिव कहते हैं जिसको, तो ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिड, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग। एक तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें याद रख लो। और इसके अलावा आपको बात आती है इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, सुन लो फटाफट कि इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लिखते हैं। तो आपको याद होना चाहिए इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या क्या है। अगर अंदर वाला, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, अगर अंदर का वाक्य कैसा है, साधारण है या विस्मयादि बोधक है, ये विशेष याद रखें। अगर साधारण या विस्मयादि बोधक वाक्य इन्वर्टेड कॉमा में है तो आप इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाओगे, दैट। ये बात होगी, ये भी ठीक है भाई। और इसके अलावा दूसरी चीज है, अगर अंदर वाला वाक्य वर्ब से शुरू है, जिसको आप इंपेरेटिव कहते हो, वर्ब से शुरू, प्रश्नवाचक नहीं, वर्ब से शुरू और फुल स्टॉप है, इंपेरेटिव कहते हो, तो उसमें क्या आएगा, टू। और एक विशेष अंतिम बात है, अगर अंदर वाला वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक में मैंने दो चीजें बता दी है। अगर प्रश्नवाचक हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो आप इफ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं। वेदर में एक चीज है कि अगर अंदर ओ आर हो तो वेदर लगाना जरूरी हो जाता है। और अगर अंदर वाला प्रश्नवाचक डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट है, ये 10-5 मिनट का रिवीजन है, क्विक रिवीजन, फिर सीधे अपन कंसेप्ट पे काम करेंगे, ठीक है भाई, आराम से बिल्कुल। तो प्रश्नवाचक अगर डब्ल्यू एच वर्ड से है तो जो डब्ल्यू एच वर्ड पहले से दिया है उस डब्ल्यू एच वर्ड को ही कंजक्शन मानना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो दो बातें तो ये होगी, आपको सैड का भी छोटी मोटी ध्यान रखना है। हालांकि ये जो सैड वाला मैटर है ये बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रश्न आता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले मामले पर पहले फोकस करना होता है। ये काम चला हुआ है, अगर अंदर से उत्तर नहीं मिलता तो बाहर देखते, नहीं तो देखते नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखो, अभी अभी मैं सवालों पर भी आऊंगा। और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर अंदर साधारण या विस्मयादि बोधक हो तो दैट कर लेंगे। वर्ब से शुरू और फुल स्टॉप है, जैसे ओपन द डोर वाला, तो टू करना जरूरी है। अगर प्रश्नवाचक हेल्पिंग वर्ब से तो इफ कर सकते हैं। अगर अंदर ओ आर लिखा हो तो वेदर करना जरूरी हो जाता है। अंदर का प्रश्नवाचक अगर डब्ल्यू एच वर्ड से तो जो डब्ल्यू एच वर्ड दे रखा है उसी को कंजक्शन मान लेते हैं। दो बात ये हो गई। फिर आपको एक मैंने एडवर्ब का थोड़ा सा आइडिया दे दूं जल्दी से, क्योंकि अपने को शॉर्ट रिवीजन करना है। तो आपको एडवर्ब में याद हो तो मैंने बढ़िया से बता रखा है, जैसे मेन कि भाई नाउ का अपन क्या कर लेते हैं, देन कर लेते हैं, ठीक है ना। और हियर का अपन क्या कर लेते हैं, देयर कर लेते हैं, ठीक है। हियर का अपना देयर हो जाता है, दिस का अपना क्या हो जाता है, दैट हो जाता है, दीज का अपना क्या हो जाता है, दोज हो जाता है। क्विक रिवीजन चल रहा है तो फट से एक बार रिवीजन कर लें, फिर सीधे सवालों पर आएंगे। कोई व्यर्थ की बात नहीं बेटा, काम की बातें जरूरी है। फिर अगर अपन बात करें टुडे की या टुनाइट की, तो ये भी आपको याद होगा, आप साथ के साथ जो है कमेंट कर भी सकते हैं। तो टुडे का अपन क्या करते हैं, दैट डे, या टुनाइट का अपन क्या कर देते हैं, दैट नाइट। सबको याद है, कोई विशेष चीज नहीं है, बहुत नॉर्मल है। अपन जैसे अगो का क्या कर देते हैं, बिफोर कर लेते हैं। तो ये तो सब जानते ही हैं। बाकी रही बात ये वाली बच्चों कि अगर आपको, पहले इसको लिख दूं मैं, अगर यस्टरडे लिखा हो तो यस्टरडे का आप चाहे तो क्या कर लो, द प्रीवियस डे कर लो, ठीक है ना, या आप कर लो द डे बिफोर, वो भी कोई खास बात नहीं है, ये भी हमने बढ़िया से देख लिया था। और एक आपका इसमें है टुमारो का, ठीक है ना, तो टुमारो का आप क्या कर लो, द नेक्स्ट डे कर लो, द फॉलोइंग डे कर लो, ठीक है ना। रिवीजन है, जल्दी से आपको देखना है बस और कुछ नहीं। या कभी कभी टुमारो का द डे आफ्टर भी, कब, ये बहुत कम मिलता है मतलब, ठीक है। तो ये चीजें बदलती है हमारी, सभी दोस्तों को फटाफट जुड़ लाएं, ठीक है ना।
क्या कह रहे हैं बच्चे, देखो कि यहाँ भी ध्यान दे लो। अरे भाई मैं तो सब जगह ध्यान दे रहा हूँ यार, मुझे आप चिंता नहीं करो। चीज कह दूं, अगर गलती से इन्वर्टेड कॉमा में पहले से ही देन दे रखा हो तो फिर उसको आप देन ही रखोगे, ये बात याद रखना है। हाँ, अगर इन्वर्टेड कॉमा में ये सब है तो आप ये सब कर लोगे, लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमा में पहले से ही ये दे रखा हो तो चेंज नहीं करना है, ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। तो ये भी सबको याद है, मैं 5 मिनट का क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये भी बात याद रखनी है। अब बात आती है पर्सन की। पर्सन में बहुत सारे नियम याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। देखो अपने पास क्या, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दो ही चीजें हैं। ये भी क्या है कि अपने को भाई अपन सवाल करेंगे तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब आपको याद होगा इसका एक ही सूत्र है, सन बटा 1 2 3, सन बटा 1 2 3, ठीक है ना। ये भी मैंने अच्छे से बता रखा, लेकिन क्या है कि छोटे रिवीजन की बात करें। देखो बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक ही चीज ध्यान रखनी है कि बाहर जो व्यक्ति बोलता है उसे आप सब्जेक्ट कहते हो बाहर, और बाहर जो बात को सुनता है उसे क्या कहते हो, ऑब्जेक्ट। और एन फॉर नो चेंज, ठीक है ना। ये सब बच्चों को मेरे हिसाब से याद होगा, फिर भी क्या अपन ढंग से रिवाइज करा देते हैं, ठीक है ना भाई। देखो तो फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं अपन, आई और वी को। तो बच्चों जब भी कभी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की तरफ क्या हो, आई और वी, उसे किसके हिसाब से बदलेंगे, बाहर के सब्जेक्ट के हिसाब से। एक तो ये याद रख लो, अगर अंदर यू आ जाए कभी भी, सेकंड पर्सन कह दो या यू, उसे बदलेंगे बाहर के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और अगर अंदर कभी भी ही, सी, इट, दे या किसी का नाम आ जाए, राकेश मुकेश, तो चेंज नहीं करना है। ये विशेष आपको याद रखना है। चलो मैं एक सवाल आपको सरलता से दे देता हूं। भाई मान लो मैंने लिखा ही सेड टू हर, और एक मैंने यहां लिखा आई कैन डू, और एक मैं लिखता हूं इसकी जगह यू कैन डू। बताओ चलो दोनों का चेंज क्या होगा, शॉर्ट में बता दो, बहुत विशेष नहीं घुसना है। आई कैन डू और यू कैन डू, ठीक है ना। चलिए क्या कह रहे हैं, चलिए बच्चे, हाँ जो बात पहले जो पढ़ रहे हैं बच्चों वो पढ़ लो, फिर अपन आगे बात करेंगे। ये 5-10 मिनट का रिवीजन है, पिछले कंसेप्ट पे चलेंगे। तो देखो आपको ध्यान रखना, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट। याद रखना, बाहर यहाँ जो बोल रहा होता है उसे आप सब्जेक्ट कहते हो, और बाहर जो सुन रहा होता है उसे ऑब्जेक्ट। आई हमेशा इधर चलेगा, यू हमेशा इधर चलेगा, बस फिक्स है। देखो आई और वी फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट के हिसाब से, यू बाहर के ऑब्जेक्ट, इनको बदलना ही नहीं है। तो भैया अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आई ही के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, बाकी तो खैर चेंज करना ही करना है। और यू हर के हिसाब से क्या हो जाएगा, सी। हर का हर नहीं रखते, वर्ब के पहले हर सी हो जाता है। तो ये चीजें आपको बढ़िया से ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हैं, पर छोटी छोटी चीजों से तो संसार बसेगा, तो ये बात याद रखना। अभी जैसे मैंने आपको एक सवाल लिख रखा था यहाँ वाला, ये आई कौन सा पर्सन है फर्स्ट, तो किसके हिसाब से चेंज होगा, सी के हिसाब से अपन क्या कर लेंगे, सी। अगर गलती से यहाँ यू होता तो मी के हिसाब से अपन उसको क्या कर लेते, आई कर लेते। ये थोड़ा ध्यान रखना, और ज्यादा रखने की जरूरत नहीं, पर इतनी बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, छोटी छोटी बातों से अपने को बड़ा संसार बनाना है। तो ये भी समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा काम चलाओ घुस के। मैंने पहले समझा रखा है, तो प्रोनाउन यानी पर्सन, आई और वी को बाहर के सब्जेक्ट के हिसाब से ज्यादातर आई ही आता है, और यू बाहर के ऑब्जेक्ट। बाहर सब्जेक्ट जो बाहर वर्ब के इधर होता है, यानी जो बोल रहा होता है। याद रखना बच्चों, बाहर पर्सन से कोई मतलब नहीं, बाहर तो इतना ही ध्यान रखो, बोलने वाला सब्जेक्ट, सुनने वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये भी मैंने कर लिया। अब सबसे अंतिम चीज, सबसे अंतिम और जिस पे सबसे मुझे ध्यान देना है, उस पर अपन बढ़िया काम कर लेते हैं, फिर सीधा अपने सवालों पर उतरेंगे ताकि पूरा रिवीजन हो जाए, एक बिंदु नहीं बचे। चलिए भाई, अब देखोगे तो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अपने जब तक जल्दबाजी में क्या उसको ध्यान नहीं दे, टेंस का चेंज, बस इस पे आके अटक जाओ मामला। इस पे विशेष काम करना, मैंने आपको ये याद रखना है। सबसे पहली और जरूरी चीज, 3 बातें टेंस के चेंज में, वो सुन लो। अगर बाहर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या लिखा हो, से, या क्या लिखा हो, सेज लिखा हो तो अंदर के टेंस नहीं बदलते। ये याद रखना, एक तो नहीं बदलते, ठीक है। कैसे, चलो फट से एक सवाल करवा लो, क्योंकि बेसिक से शुरू करूंगा मैं। बाहर अगर से या सेज होता है तो अंदर टेंस चेंज नहीं करते। चलो एक सवाल फट साथ से बताते चलो मुझे। ही देखिए आप कितने होशियार हैं। ही सेज टू मी, बाकी सब चीजें मैंने पहले विस्तार से बताई हुई, आज तक क्विक रिवीजन। और मैंने लिखा आई कैन डू इट। मान लो ये मुझे बदलना है, अब फटाफट से बदला के बताओ मुझे इसका क्या आंसर होगा। एक छोटा सा सवाल है, मैंने आपके सामने रखा, बिल्कुल सरल सा सवाल, आप बताओ इसका क्या होगा, है ना। बेसिक से चल रहे हैं अपन, टॉप क्लास पे चलेंगे, ठीक है ना। पर ये जरूर है कि लास्ट तक आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बिंदु नहीं उलझाने दूंगा। बताइए भैया देखो क्या होगा, चलिए बताओ, देखो फटाफट इसका क्या बनेगा। तो बाहर तो एक ही चीज बदलनी, और तो कुछ है ही नहीं, तो ही का ही, सेज टू का टेल्स, और मी का मी हो जाएगा। सरल वाक्य, तो यहां अपन क्या लिख देंगे, दैट। अब बच्चों आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट, अंदर का फर्स्ट पर्सन, बाहर के सब्जेक्ट के हिसाब से ही का ही हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, कि यहां जब से और सेज है तो अपने को टेंस चेंज नहीं करना है, तो कैन का कैन ही रहने देना। इसी क्रिया से मतलब होता है, आगे क्रिया से तो कोई मतलब ही नहीं है। और बच्चों इट आपका थर्ड पर्सन है, जो भी जस्ट मैंने बताया, देखो ही, सी, इट, दे, ये चेंज नहीं होते हैं, तो इसमें कोई मतलब ही नहीं, तो इट का क्या रह जाएगा, इट रह जाएगा। एक तो ये वाक्य हमारा हो गया, वो फुल स्टॉप वगैरह आता है, यानी जब बाहर से या सेज लिखा तो अंदर के टेंस नहीं बदलते। दूसरी चीज, छोटी छोटी 2-3 बातें बस, और कुछ नहीं है, फिर अपन सीधे कूद पड़ेंगे अपने मैराथन पर, लेकिन ये चीजें थोड़ी रिवाइज हो जाए। दूसरी बात, बाहर चाहे कुछ भी लिखा हो, चाहे से, सेड, ये वो कुछ भी लिखा हो, और अंदर कोई कहावत, मुहावरा या तथ्य लिखा हो तो भी टेंस नहीं बदलते। ये बात याद रखना है, बढ़िया से याद रखना है भाई, ये बात हमेशा याद रखना। क्या कहा मैंने, देखो पहली चीज, बिल्कुल एक एक चीज तसल्ली से देखो, मैं कह रहा हूं लास्ट तक बहुत सुंदर काम बनेगा आज। इतने सवाल मैं कह रहा हूं, मेरे पास में जितनी भी ऑथेंटिक बुक्स है ना, आज सबके क्वेश्चन करवा के लाया हूं, सबके क्वेश्चन। अपन इतने सवाल कर लेंगे कि ये ऐसे उंगलियों पे याद, हर टॉपिक के कराऊंगा मैं। लेकिन बच्चों एक सरल सी बात है कि मैराथन के लिए कंटेंट भी तो सुंदर चाहिए, तो मैं कंटेंट में उनको बता दूं कि अगर किसी इंसान की बात नहीं, किसी सामान्य इंसान की बात नहीं, तो कहावत मुहावरे होते हैं। जैसे सूर्य ऐसा ऐसा होता है, पृथ्वी इस तरीके से, ईमानदारी बड़ी बात ऐसा, तो उसमें वैसे ही कुछ नहीं बदलना है। चलो मैं एक उदाहरण यहाँ साथ के साथ आपको दे देता हूँ। जैसे मैंने लिखा ही सेड टू मी, और आपको यहाँ दे दे ही सेड टू मी, और आपको यहाँ दे दे वाटर, पानी बॉइल्स, उबलता है एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात बताओ, ये वाला कोई वाक्य दे दिया आपको बदलने के लिए,
तो बच्चों इतना तो समझ में आता है कि अंदर पानी की बात हो रही, पानी कोई इंसान नहीं है, इसका मतलब कोई कहावत मुहावरा या तथ्य है। तो बाहर कुछ भी लिखा हो आपको टेंस चेंज नहीं करना है। तो भैया इसका सरल सा बनेगा ही सेड टू का टोल्ड, मी का मी, आगे क्या बनेगा दैट, बस अब कुछ नहीं बदलना, ये फर्स्ट फॉर्म है ये सेम ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अपन ऐसा थोड़ी लिखेंगे कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता था ना, अभी भी उबलता है। तो ये बात बढ़िया से ध्यान रखो। और ये कॉपी पेस्ट वाले भैया क्या कह रहे हैं, सर वर्ड्स ओनली यूज कब कराओगे? अब जब मैंने स्कूल से छुट्टियां ली तो वो भी करूंगा, पर आप ना बेटा अभी जो काम है उस पर ध्यान देना, जहां आप है ना इसमें कोई चेंज नहीं करोगे। क्लियर है ये चीज? अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो ये दो चीजें तो हो गई, टेंस में दो बातें तो हो गई कि अगर बाहर से दे तो नहीं बदलना है, और बाहर चाहे कुछ भी अंदर अगर कहावत मुहावरा तो नहीं बदलना। अब सबसे इंपॉर्टेंट और अंतिम बात अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। बाहर बाहर अगर क्या लिखा है सेड टोल्ड, ऐसा कुछ भी लिखा हो, सेड टोल्ड आस्क्ड, कोई भी सेकंड आदि अगर ऐसा लिखा है, आदि लिखा हो, तो अंदर के टेंस, ये विशेष और अंतिम बात है, फिर सवालों पर चलेंगे। अंदर के टेंस निम्न प्रकार बदलते हैं, ये सुन लो, यही विशेष है और अंतिम चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नियम खत्म हो जाएंगे इसके साथ और अपने सवाल शुरू हो जाएंगे ऑथेंटिक बुक्स के। देखो आपको ये ध्यान रखना, अगर सबसे पहला काम ही क्रिया को मिलाना है, बाकी सब बाद में, ठीक है ना। डायरेक्ट और एक तरफ अपना क्या है इनडायरेक्ट है, ठीक है ना। और हाँ अभी जो कल पटवारी के पेपर देकर आए हैं उन बच्चों को भी मैं कह रहा हूं कि ये इधर उधर जो है ना आप, है ना, ठीक है। दूसरी चीज सेकंड फॉर्म का आपने को क्या बनाना है, हेड और थर्ड फॉर्म। और अगर पहले से ही हेड थर्ड फॉर्म दे दे, हेड थर्ड फॉर्म दे दे तो सेम ही रखना है, बदलाव नहीं करना है। हेड थर्ड फॉर्म का हेड थर्ड, तीन बातें तो ये हो गई, ये ध्यान से सुन लेना कि फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म का हेड थर्ड फॉर्म और हेड थर्ड फॉर्म का हेड थर्ड फॉर्म ही रहेगा। और एक अंतिम बात इसमें ये है कि जो मॉडल्स हैं उनको क्या बना देते हैं, पास्ट फॉर्म में कर देते हैं। तो मॉडल भी दो चार ही ध्यान रखने, ज्यादा नहीं है इसमें कोई माथा पच्ची वाला मामला। देखो आपको कैन का क्या करना है, ध्यान से सुन लो, कुड करना है, और मे का क्या करना है, माइट करना है, ये भी ठीक है, मे का माइट करना है। ये विशेष याद रखना, चाहे सेल हो या विल हो, मैं भी कह रहा हूं बहुत अच्छे से, चाहे सेल हो या विल, वुड ही करना है। अगर वुड ऑप्शन में नहीं है, वुड ऑप्शन में नहीं है तो ही किसकी तरफ जाना है, शुड की तरफ, ये बात याद रख लेना। विल हो या सेल करना वुड ही है, अगर गलती से चारों ही ऑप्शन में वुड नहीं है तो शुड के बारे में सोचना, ये बात मेरी याद रखो। और जिन भी बच्चों के पटवार में बढ़िया नंबर आ रहे हैं वो फटो में चारों तरफ फोन करके बता रहे हैं शानदार हो गया ना बेटा, ये लिमिट्स के अलावा फिर ज्यादा कुछ नहीं है, और आप ध्यान में मत दो, मरने दो इन सब चीजों को, ठीक है। तो ये हो गए नियम कंप्लीट, ये चीज खोपड़ी में जमा लेना। फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म का हेड थर्ड फॉर्म का सेम ही रहता है, मॉडल के पास्ट हो जाते हैं बस, और अगर ये पास्ट में ही दे दे तो बदलाव नहीं करते हैं। ये भी क्लियर हो गया है, चलो ठीक है। अब एक होती है, और जैसे मैं आपको ये कह रहा हूँ, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं और यहाँ इनडायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना। आप देखो अगर आपने यहाँ ये बढ़िया से याद कर लो, चाहे अगर यहाँ इजारिम दे रखा हो तो इजारिम का अपन क्या करेंगे, वाजवर करेंगे। और याद रख लेना भाई, मैंने शुरुआत में एक्टिव पैसिव में बता रखा है, एक्टिव पैसिव में बता रखा है कि एक्टिव पैसिव में नहीं बोलते, इजारिम का इजारिम रहता है। यहाँ आप याद रखो इसमें बदलाव होता है, इजारिम का इजारिम नहीं वाजवर होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखो। और ऐसा क्यों, तो मैं बता दूं कि इजारिम बी की फर्स्ट फॉर्म है और ये बी की क्या है, सेकंड फॉर्म, और अपना नियम यही है, फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म कर देते हैं। एक तो ये रटो मत, इसको समझो, याद रखना जब आप इजारिम का क्या कर देते हो, वाजवर, तो आगे की क्रिया से हमें कोई मतलब नहीं, बस इसका ही ध्यान रखना। चलिए ठीक है, आगे बात करें। अगर वाजवर दे दे, सुनना बच्चों, वाजवर दे दे तो वाजवर खुद वर्ब की कौन सी है, सेकंड फॉर्म है बी की, तो हेड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो हेड लगा देंगे और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। ये लो आपका हेड थर्ड फॉर्म कर दिया मैंने, देखो यही तो नियम है। अपना नियम क्या है भाई, फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म की हेड थर्ड फॉर्म, और कुछ नहीं है, कुछ भी विशेष अलग से नहीं आता। जैसे आपको मैं कह दूं हैज़ लिखा हो तो हैज़ किसकी, हैव की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो हैज़ का क्या बना देंगे, हेड सेकंड फॉर्म कर देंगे, बस हेड तो थर्ड फॉर्म देगा ही पहले से वो, और मॉडल मैंने बता ही दिए हैं। इसके अलावा अगर आपका किसी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो अपना पुराना नियम फिक्स है, सेकंड फॉर्म। और अगर गलती से आपको दे दिया है डू या डज, सुन लेना, ये डू या डज और वर्ब की बेस फॉर्म आती है जिसको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, तो डू डज का अपने को क्या बनाना है, डिड बनाना। ये थोड़ा इस पे काम कर लेना कि जो डू डज है उसका क्या बन जाएगा, डिड बन जाएगा, और बस फिर इसको नहीं छेड़ना है, वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। एक तो ये देख लो ना। और अंतिम चीज, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और सेकंड फॉर्म है तो वही अपना सेकंड फॉर्म का क्या बनेगा, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। और अंतिम, अगर कहीं पर गलती से डिड दे दिया हो, सुन लो बे, डिड के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है, तो बच्चों याद रखना डिड का तो परमानेंट हेड बनेगा, और डिड के साथ जो बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म जिसको कह रहे हैं उसका क्या बन जाएगा, थर्ड फॉर्म। बस ये इतना सा याद रख लो, ये हो गया कंप्लीट थ्योरी अपनी पूरी। अब अपन चलते हैं सवालों की ओर, ठीक है भाई। तो ये छोटी छोटी बातें जिनको अच्छे से याद रखना है, मैंने यहाँ बदलते हैं। तो टेंस का विशेष याद रखना है, से हो तो नहीं बदलना है, और बाहर कुछ भी अगर अंदर कहावत मुहावरा या तथ्य तो नहीं बदलना है, बाकी बदलना है। बदलने के लिए नियम यही है पुराने, फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म की हेड थर्ड फॉर्म, बस इतना ही, इसके अलावा कुछ नहीं छेड़ना। जैसे मान लो किसी वाक्य में कैन दे दिया तो कैन का क्या कर लो, कुड, आगे क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं है, ये बात याद रखना। क्या कह रहे हैं सर, यहाँ तो लव सब चल रहा है, अरे नहीं कोई नहीं, आप ध्यान मत दो, ये जो लव सब चल रहा है ये सब कुछ समझने का देख लिया, इज आर एम गोइंग, तो बताओ देखो इसका क्या बनेगा। तो आपको इजारिम को चेंज करना, सुन लेना, बाद में मैं मौका नहीं दूंगा समझने का क्योंकि फिर सवालों पे कूद पड़ेंगे। तो आप इजारिम का क्या बना दो, वाजवर बना दो, बाकी हमें कोई मतलब नहीं, गोइंग तो पड़ा रहेगा, गोइंग बदलना एक ही तो है, ये बात याद रहे। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने यहाँ पर एग्जाम में इधर आपने ये देख लिया वाजवर और गोइंग देखा, तो तुम्हें वाजवर को बदलना इससे कोई मतलब नहीं है, तो वाजवर का अपन क्या बनाते हैं, हेड बीन, वो गोइंग से कोई मतलब नहीं, वो वैसा ही रहेगा, ये बात याद रखना, पूरी घुस के याद रख लेना ये बात, है ना। अब आगे देखो, इसके अलावा जैसे मैंने लिख दिया हैज हैव गॉन, तो आपको इससे मतलब है, इससे नहीं है, आपको सिर्फ हैज का क्या करना है, हेड, बस जो भी है पढ़ा रहने दो। यार एक बात बताओ, मान लो मैंने किसी लाइन में गलती से दे दिया हैज टू गो, तो भाई तुम्हें हैज से मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, तो आप क्या कर दोगे, हैड टू गो, तो ये बात याद रहे, है ना। हम ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पर गो या गोस दे दिया जो कि वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म, तो गो या गोस को देखते ही आप सीधी सेकंड फॉर्म कर देंगे, क्या, वेंट कर देंगे, बात खत्म, इतना ही तो करते हैं। और अगर इधर पहले से ही क्या दे दिया हो, वेंट, जो कि सेकंड फॉर्म है, तो इधर क्या हो जाएगा, हेड गॉन, शर्तें एक ही है भाई, ये हो जाएगा। और अगर पहले से ही क्या दे रखा हो, हेड गॉन, तो भैया हेड गॉन तो हेड गॉन ही रहेगा, कुछ अलग से इसमें नहीं है, बस मामला खत्म है। तो ये चीजें बेसिक अपने क्लियर होनी चाहिए। अभी जैसे एक बात आप बताओ मुझे, छोटी छोटी चीजों पर काम करना चाह रहा था मैं, ताकि क्या बच्चे उलझे नहीं। अभी एक बात बताओ मुझे,
मैंने दिया कैन गो, अब बताओ क्या होगा। मैंने दे दिया कुड हैव गॉन, बताओ देखिए क्या होगा। कैन गो का तो भैया कैन का आप क्या कर लोगे, कुड, आगे वाली क्रिया से कोई मतलब नहीं। यहाँ कुड कुड चेंज नहीं होता, तो कुड चेंज नहीं होता तो आगे से भी कोई मतलब नहीं है। ये बात खोपड़ी में जमा लेना, ठीक है ना। तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सर अंकिता मीना जी कह रहे हैं सर टेलीग्राम चैनल प्लीज, बेटा टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, आप चिंता मत करो। अभी मेन होता है कि सवाल आज शानदार करना भाई, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत दे रहे हैं ताकि बच्चे गलत करते हैं इनमें ना। अब सुन लो मेरी बात को, अगर प्रश्नवाचक वाक्यों में आपने या तो डू लिखा है या डज लिखा है, भाई साधारण में तो अपन डू का डिड कर रहे थे, वो तो छोटी सी बात। अब मेन मुद्दे पर आ जाएंगे। अगर डू डज लिखा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, कैसे वाक्य में प्रश्नवाचक, तो इसका क्या करना है सुन लो, ये विशेष तारा बना लेना। तो याद रखो डू डज को हटा देते हैं, ये विशेष विशेष बात है। डू डज को क्या करते हैं, हटा देते हैं, और ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसकी क्या बना देंगे, सेकंड फॉर्म। दो बातें बताऊंगा, दोनों को दिमाग में जमा लेना, ये सबसे विशेष बात है, इसलिए इस पे थोड़ा टाइम दो भाई। दूसरी बात है, अगर आपने यहाँ डू डज देखा है, हम प्रश्नवाचक की बात कर रहे हैं, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म भी है और विशेष उस वाक्य में नॉट लिखा हो, साथ में क्या लिखा हो, नॉट लिखा हो, तब क्या करते हैं सुन लो भैया ढंग से। तो जब नॉट लिखा होगा ना, तो भैया कुछ नहीं, डू डज का क्या कर लेंगे, डिड बना देंगे, और बस फिर बेस फॉर्म को छेड़ना नहीं। ये विशेष मामला है, इस पर भैया गौर कर लो, कहीं भी कॉपी में छाप लेना अलग से, मैं लापरवाही नहीं करना चाह रहा। देखो मजाक सब साइड में, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन साथ में कोई नहीं होगा खड़ा, तो इसलिए भाई ढंग से इसको बढ़िया से कर लो। क्या कहा मैंने ना, वाचक वाक्यों में अगर डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म है और कोई दिक्कत नहीं, तो डू डज को तो हटा देते हैं और फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म कर देते हैं। दूसरी बात, प्रश्नवाचक में डू डज भी और साथ में क्या लिखा है, नॉट, तो नॉट तो रहेगा लेकिन डू डज का डिड बन जाएगा और फर्स्ट फॉर्म को छेड़ना नहीं है। मैं यहाँ दो सरल वाक्य लिख रहा हूँ, आप में अगर दम है तो आप तो इसकी चेंज करके बता दो, हम देखें तो सही चीज सीखेंगे भी। अब बताओ, चलिए करेंगे ये सवाल दोनों। मैंने यहाँ एक ही चीज कही है, प्रश्नवाचक वाक्यों में सिर्फ डू डज में ही मामला है और किसी में नहीं, और सब में पुरानी नियम रहेंगे। याद रखो डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म है और नॉट नहीं है, तो डू डज को हटा देते हैं और फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म करते हैं। और अगर प्रश्नवाचक वाक्य में डू डज के साथ नॉट है तो कुछ नहीं करना, डू डज का डिड कर दो और वर्ब को छेड़ना नहीं है। दोनों के आंसर भेज दो भैया, फटाफट आंसर भेज दो, देखिए क्या रहेगा। और मूल जानकारियां मजबूत करनी पड़ेगी, ये टफ चीजें, ताकि भीड़ कम और क्रीम क्रीम आगे बढ़ जाए, इसीलिए तो सिखाया मैंने। चलो अब आगे देखें, तो इसका क्या बनेगा सुनो, ही अंदर प्रश्नवाचक है तो पक्का आस्क्ड आगे हर, हेल्पिंग वर्ब है तो क्या लगाएगा, इफ, सेम चीजें, ही आस्क्ड हर इफ। अब बताओ आंसर आगे क्या रहेगा। देखो भैया यू सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, क्रिया बाद में, तो यू हर के हिसाब से सेकंड पर्सन हमेशा इधर के हिसाब से, हर को क्या लिखते हैं, सी करते हैं। इसमें डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म था लेकिन नॉट नहीं, तो क्या करेंगे, डू डज को हटा देते हैं और फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, और देयर का देयर। याद रखो हियर का देयर कर लेते हैं, देयर का देयर, और खूंटी हट जाएगी, साधारण रहेगा। अब नीचे वाले में करो, तो नीचे वाले में एक बीमारी साथ में क्या गया, जब नॉट आ जाएगा तो भैया डू डज का डिड बनाना है और कुछ नहीं करना। तो सी डू डज का डिड नॉट, बस फिर कुछ नहीं करना, गो देयर। ये बात आप ढंग से खोपड़ी में जमा लेना। ये विशेष स्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या कह रहे हैं, इनकम भी बता दिया है भैया, इनकम क्या, इसमें सिंपल सीधी सी चीज है। चलो हाँ, तो यहाँ आपने दैट लगाया ना, ये गलत है। आपका ध्यान रखना है कि जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो आप इफ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं। बच्चों बताओ यहाँ इफ लगा सकते हो क्या, गलती से भी नहीं। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ ओ आर लिखा है और ओ आर के पहले इफ आ ही नहीं सकता। वेदर की ऐसी गलती एग्जाम में नहीं करना कि इफ वाला भी दे रखा और ये वाला भी दे रखा, तुमको लगा इफ वाला ये ले ना भैया, ध्यान रखना ये बात। तो सही आंसर होगा हमारा डी। ऐसे आते हैं सवाल, उड़ा देते हैं आपको। अगला सवाल करें जल्दी से। को यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, डू है, प्रश्नवाचक है, डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म है और नॉट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में डू डज हट जाएगा और लाइव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ये लिव का लिव्ड हो जाएगा। वेयर का वेयर ही रखेंगे अपन। अब आंसर बताओ, ये बाहर वाले कचरे में मत लो, पहले अंदर चेक करो, हेड तो होगा ही नहीं और लिव का लिव रहेगा नहीं, फर्स्ट फॉर्म टेंस तो चेंज करेंगे। अब बताओ दोनों में से क्या होगा, और दैट नहीं आएगा, ये बात ध्यान रख लो अपने। तो सही आंसर हो गया डी वाला, एकदम करेक्ट। अगले सवाल क्यों पढ़ेंगे, ये वाला देखिए किसके साथ, देखते हैं क्या गलती है, कोई गलती है क्या। हाँ यस्टरडे भी तो चेंज होगा ना, यस्टरडे का यस्टरडे थोड़ी रहेगा, तो बचा ऑप्शन कितना, एक, सी आस्क्ड अस इफ वी हैड अब्यूज्ड आवर नेबर्स द प्रीवियस डे। एकदम ऐसे काम करना है। चलिए बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ देखो देखते हैं कितने, कहाँ गया है एरिया। अब देखो यहाँ डू डज भी है और नॉट भी है, अगर नॉट नहीं होता तो अलग मामला होता। तो डू डज के साथ नॉट है तो डू डज का क्या बन जाएगा, डिड, फिर क्रिया को छेड़ना नहीं है, तो ये गया, वाज नहीं होगा कोई, है ना, और डू का नहीं। आंसर ये एक ही है भैया, एकदम करेक्ट आंसर कौन सा है, बी हो जाएगा। ये बात याद रखो इसमें, ठीक है ना, आगे आराम से लिखना। चलिए अब देखते हैं योर नेम, इसका बता दो। चलो तो यहाँ सबसे पहले इसका तो वाज करना है, तो इसका तो वाज करना, इसलिए चलो ये तो हटा दिया। और प्रश्नवाचक है तो आस्क्ड होगा, और आस्क्ड में क्रिया पहले आएगी या बाद में। याद रखो भैया ये तो कंजक्शन है, सब्जेक्ट पहले और क्रिया बाद में। ये एकदम करेक्ट आंसर होगा डी। बहुत गजब का, ये आपकी आंखों को भले ही नहीं जमता लिखा हुआ है, इसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप तो देखो मे यू बी हैप्पी, ये इस तरह के वाक्य में आप कुछ भी अलग से नहीं है। मैं आपको एक चीज, ये थोड़ा नया था, आप इनके लिए एक तो क्या कर लो, प्रेड कर लो। जब भी मे आ जाए और विस्मय आदि बोधक आ जाए तो समझ लो प्रेड कर लो, या क्या कर लो, ब्लेस्ड कर लो। और मे का वही पुराना नियम, मे का माइट होना, और कुछ है ही नहीं, मतलब ये प्रश्नवाचक नहीं है, ध्यान रखो यहाँ चिन्ह भी नहीं मिलेगा। तो ये तो सरल वाक्य है कि यहाँ प्रेड या ब्लेस्ड कर लो और मे का माइट कर लो, और सामान्य वाक्य तो दैट ही एकदम सही होगा। तो मे का माइट कहाँ है, सबसे पहले देखो, मे का मे तो रहेगा नहीं, और दैट तो चलो आ ही जाएगा, मे का मे नहीं रहेगा, ठीक है। माइट है नहीं, माइट भी है तो माइट भी रहेगा, आंसर होगा ए। इस तरह के वाक्य अपन ने पिछली बार नहीं किए थे, आज मैंने कहा बच्चों को बता दें, ठीक है ना। अब थोड़ा सा टफ पैटर्न आ चेंज, डू है लेकिन खूंटी नहीं, फुल स्टॉप है। ऐसे वाक्यों को अपन ओपन द डोर वाले जो वाक्य है ना, ये जानते हो क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव वाक्य। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है ना, कि हाँ जी प्यारे क्या रोजाना क्लास में कोशिश करता हूँ भैया ना। अब देखो सुनो, इंपेरेटिव वाक्य में एक तो यहाँ पर आपको अगर पता चले कि कौन किसको कह रहा है, अगर पता चल रहा है तो आप ऑर्डर कर लो, जैसे गुरु शिष्य को कह रहा है तो ऑर्डर कर लो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ भाई यार, मैं नहीं चाहता कि कोई घास काटो काम कर लो, छोटी सी चीज है, किसी को बुरा लगे तो अपन बाद में पढ़ लेना बेटा। मैं तो मेरी ईमानदारी से लास्ट में ये सुकून से जाऊंगा कि मैंने ईमानदारी से पढ़ाया है। देखो जब अपना बाहर सेड हो, सुनना मेरी बात को, और इन्वर्टेड कॉमा में कैसा वाक्य हो, इंपेरेटिव वाक्य हो, तो सुन लो इंपेरेटिव वाक्य किसे बोलते हैं, कोई नई चीज नहीं है, वर्ब से शुरू हो और अंत में फुल स्टॉप हो। अगर वर्ब से शुरू खूंटी तो वो प्रश्नवाचक होते हैं, वो उस पे अलग बात है। तो ऐसी स्थिति में देखो बच्चों, जब आपको पता चले कि कौन किसको कह रहा है, जैसे गुरु शिष्य को कह रहा है तो आप क्या कर दोगे, ऑर्डर कर दोगे, ठीक है। अगर कोई ऑफिशियल आदेश है तो आप कमांडेड कर दोगे, ठीक है, मान लिया मैंने। अगर कहीं भी सुन लेना, अगर कहीं भी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लिखा है, क्या लिखा है, प्लीज या काइंडली,
तो रिक्वेस्टेड कर दो कि क्या दिक्कत है भाई, पता चल रहा है तब, पता चल रहा है तो। और अगर डोंट वाले हैं, कौन से वाक्य, डोंट वाले, तो आप डोंट वालों में स्पेशली क्या कर सकते हो, फॉरबिड, मना करना, ये भी कर सकते हो, जरूरी नहीं फॉरबिड करो, डोंट वाले बिना फॉरबिड के बन जाते हैं, ये कर लो। लेकिन बच्चों अगर आपको इनमें से कोई नहीं करना है तो फिर आप ऐसी स्थिति में आस्क्ड या टोल्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुनना, अगर आपको पता चल रहा है कि बोल कौन रहा है और सुन कौन रहा है, तब तो ये कर लो। जैसे जज ने पुलिस को कहा तो जज पुलिस को क्या देगा, ऑर्डर या कमांड, यहां तो पता चल गया। लेकिन आ जाए कि राकेश ने मुकेश को कहा चाय ला, अब राकेश और मुकेश आपस में क्या लगते हैं कुछ पता नहीं है, तो हमें क्या पता ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, जो भी है। जैसे डॉक्टर ने मरीज को कहा तो एडवाइस कर लिया, लेकिन सुरेश ने मोहन को कहा, अब सुरेश और मोहन आपस में क्या है कुछ पता नहीं है, ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, आस्क या टोल्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब से पता चल रहा है तो ये कर लो। और इसके अलावा ये तो होगी बाहर की बात, और क्या करना सुनो, वैसे तो मैंने पढ़ाते समय बता ही रखा है, तो हमें क्या पता ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, जो भी है। जैसे डॉक्टर ने मरीज को कहा तो एडवाइस कर लिया, लेकिन सुरेश ने मोहन को कहा, अब सुरेश और मोहन आपस में क्या है कुछ पता नहीं है, ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, आस्क या टोल्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब से पता चल रहा है तो ये कर लो। और इसके अलावा ये तो होगी बाहर की बात, और क्या करना सुनो, वैसे तो मैंने पढ़ाते समय बता ही रखा है, पर एक छोटा सा रिवीजन चल रहा है, तो एक सेकंड बता दूं। इसके अलावा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, सुन लो, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है, टू लगाना है, और उसके बाद वर्ब नहीं बदलनी है। आप ये कह सकते हो कि वर्ब के अलावा बाकी परिवर्तन करने हैं। याद रखना है बच्चों कि वर्ब नहीं बदलनी है, वर्ब के अलावा बाकी परिवर्तन करने हैं, ये बात खोपड़ी में जमा लेना, ठीक है ना। तो ये इंपेरेटिव वाक्यों में बाहर तो रिक्वेस्ट, एडवाइस वगैरह कर लेते हैं, डोंट वालों में स्पेशली फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है ना, ये भी अभी आगे डिस्कस करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा की जगह अपन टू लगा देंगे। याद रहे इनमें क्रिया नहीं बदलती, क्यों नहीं बदलती, क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, और इधर पहले से फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो अब अपन करते हैं सवाल। ये पहला वाक्य, पहले आप अपने स्तर पर देखो, फिर मैं सवालों का लेवल बढ़ाते जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पहला, द टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर बच्चों को अक्सर ऑर्डर देता है, तो ऑर्डर भी चल जाएगा। लेकिन ये डोंट वाले हैं तो डोंट वाले फॉरवर्ड से भी बना सकते हो। बस याद रखना एक ही चीज, एक ही चीज याद रखना कि अपन फॉरवर्ड के साथ क्या नहीं लिख सकते, नॉट नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि भाई फॉरवर्ड का मतलब खुद का ही होता है मना करना। तो आप ये देखो, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह आ जाएगा टू, जब टू आ गया फॉरवर्ड लगा दिया तो डोंट हट जाएगा। आंसर बताओ क्या होगा, बता देखें। डोंट का डोंट रहेगा नहीं, और नॉट तो आएगा ना, अगर नॉट नहीं तो फॉरवर्ड लिख दो, फॉरवर्ड नहीं है तो नॉट लिख दो, एक इसमें नॉट नहीं है तो इसमें भी नॉट नहीं, तो आंसर क्या होगा। याद रखना ये बात मेरी कि टीचर ने बच्चों को रोका कि उसे तपाओ मत, तो ये बात याद रखो बेटा, ये होता ना, तो डोंट नॉट कहां गया, तो फॉरवर्ड लिख देते हैं तो नॉट क्या हो सकता नहीं। मैं आपको यहाँ बता दूं किसके दो तरीके से बना सकते थे आप चाहे तो ऐसा बना लो, नहीं तो आप यहाँ नॉट टू करके भी बना सकते हो, ये बात याद रखना। टू नॉट कभी नहीं होता, नॉट टू, तो या तो ऐसा कर लो या नॉट टू कर लो, एक मिल जाएगा ऑप्शन, और फॉरवर्ड के साथ नॉट लगाना नहीं है, तो ये थोड़ा ध्यान रहे। अब अपन सुधार करेंगे इसमें। चलिए अगला भी वही वाक्य है, बस डोंट नहीं। आंसर बताइए चलिए जल्दी से, आंसर बताओ। की वजह से रिक्वेस्टेड हो जाएगा, और प्लीज की वजह से रिक्वेस्ट होगा तो प्लीज को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती है, और दैट गिव मी नहीं होता, टू गिव मी, एकदम करेक्ट आंसर। चलिए करिए, उसमें लेट्स कहते हैं। तो एक तो जान रखो, अगर बाहर केवल सेड है तो प्रपोज या सजेस्टेड कर लेंगे, और बाहर अगर सेड टू है तो प्रपोज और सजेस्टेड के साथ भी क्या लगा देंगे, टू। एक तो ये जान रखो। दूसरी बात, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको क्या लगाना है, दैट लिखना है, विशेष बात है भैया, दैट लिखना है। और क्या करना है इसके अलावा, अंदर जो वाक्य है ना वहां क्या लगाना है, शुड लिखना है, बस काम खत्म। ये याद रखना, इसको थोड़ा बढ़िया से दिमाग में रख लेना। मैं एक वाक्य काम चलो आपको बता भी देता हूं, ठीक है ना। देखो यहाँ आपको इतनी सी चीज याद रखनी, जब भी लेटस या लेट से शुरू हो तो अगर सेड हो तो प्रपोज या सजेस्टेड कर दो, और सेड टू है तो प्रपोज या सजेस्टेड के साथ भी टू लगा दो। इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना है, दैट लगाना, ये सरल वाले वाक्य जैसे हो जाते हैं, और अंदर वर्ब क्या लगानी है, शुड लगाना, बस इतना ही मिला लेना, उत्तर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। कर लो, करिए भैया फटाफट, आंसर चाहिए मुझे, मैंने काम चलाओ आपको बताया है, इससे पहले वाला कर तो लिया ना अपन ने, ठीक है। अब आंसर करो, आपको छोटी सी चीज बताइए, नई वाली, नया कांसेप्ट है लेटस वाला। अब आंसर बता दो, चलो देखिए क्या रहता है, कब से ही मैं देखा था कि नई चीज बताऊं बच्चों को, ठीक है ना। चलो इसका आंसर बता दो, मान लेंगे अपन आपको। इसका मतलब है कि एक तो सेड टू है तो प्रपोज या सजेस्टेड टू, सजेस्टेड टू आस्क नहीं करते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, यहाँ दैट लगेगा और शुड लगाना है, दैट लगेगा और शुड लगाना है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या गलती है, और एक टुडे का दिस डे नहीं होता बेटा, दैट डे होता है, बस। तो ये गलत बचा ही एक, आंसर क्या होगा, बी। ये इस पे थोड़ा ढंग से काम करना, बहुत बढ़िया। ये लेट वाले भी चलो अपन बता दिए साथ के साथ। चलो उल्टा सेड जो है ना, उस सेड को आप चाहे क्या बना लो, एक्सक्लेम्ड विद, सुन लेना, आप चाहे तो एक्सक्लेम्ड विद वो भावना लिख दो, गुस्से की है, दुख की है, वो लिख लो। और चाहे आजकल लोग है ना सीधा इतना ही लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड और दुख की बात है तो सीधा एक्सक्लेम्ड सैडली कर दिया है ना, एक्सक्लेम्ड विद सोरो नहीं करते, सीधा ही लिख देते हैं। तो कभी कभी आप एक्सक्लेम्ड भी लिख देते हो, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात आपका जो इन्वर्टेड कॉमा है उसकी जगह आपको क्या लिखना है, दैट लिखना, क्योंकि ये भी साधारण वाक्य जैसे होते हैं। तीसरी बात, जो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड आएगा ना, जो भी एक्सक्लेमेटरी शब्द होगा, एक्सक्लेमेटरी जो शब्द होगा, एक्सक्लेमेटरी शब्द जैसे कौन, ब्रैकेट में लिख देता हूं, वाओ, व्हाट, हाउ, प्रश्नवाचक नहीं, विस्मयादिबोधक, ओ नो, ओ नो, इस तरह के जो शब्द होंगे ना, ध्यान रखना, इनको एक्सक्लेमेटरी शब्द को हटा देते हैं, इनको तो हटाना ही पड़ेगा, पक्का हटाना पड़ेगा, ये बात होगी। और अंतिम बात, लास्ट इसमें क्या है, बस इसके बाद साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस की तरह सभी बदलाव करते हैं, बस हो गया खत्म काम, सभी बदलाव करते हैं। ये लो किस्सा समाप्त। अब सुने बात को, तो विस्मयादिबोधक वाक्य में बाहर की तरफ आप इस तरीके से किसी भी तरीके से लिख लें, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लिख लें, विस्मयादिबोधक शब्द चाहे कोई सा भी हो हटेगा ही हटेगा, और बस बाकी सब तो ठीक है। अब करेंगे सवाल, पहला सवाल ये एग्जाम का ही है, आंसर कीजिए। और यहां दैट लगाकर और सरल वाक्य की तरह बनाना है, बात खत्म। आई का वही ही की जगह ही हो जाएगा, एग्री फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म हो जाएगा, तो बस उत्तर है। अब मिला लो कहां है, दैट ही एग्रीड, ओ तो हटेगा ना, ये तो गलत है। एक्सक्लेमिंग कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, तो सही आंसर क्या है, एकदम करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है ना। ऐसे करना है। चलिए अगला सवाल, हुर्रा वी स्कोर्ड अ गोल। अब करो फटाफट, देखिए कितने आंसर सही